आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 5 में, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्थाएं। इस पाठ में इस वर्ष 2023 में कुल अंक 8 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 5 प्रश्न आएंगे। तो 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान के, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्तरात्मक, एक लघुत्तरात्मक और एक आएगा दीर्घ लघुत्तरात्मक। यानी टोटल 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो कि हमारा जो मॉडल पेपर है जो आरबीएसई ने जारी किया है, उसमें इस प्रकार कुछ सवाल दे रखे हैं। और हम अभी इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो दे रखा है कि आनुपातिक करों में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए कमी, ब वृद्धि, स स्थिर और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए कमी। दूसरा सवाल है कि ऐसे वे जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सर्जन नहीं करते कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा ब राजस्व व्यय। तीसरा सवाल है भारत का वित्तीय वर्ष है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही आंसर होगा ब 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। चौथा सवाल है कि भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा ब जुलाई 2017 को। यानी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई। पांचवा सवाल है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की कितनी श्रेणियां हैं। तो इसका आंसर होगा 6। यानी आंसर होगा 6 श्रेणियां है। अगला सवाल है कि निम्न करों में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, अ उत्पाद शुल्क, ब सीमा शुल्क, स सेवा शुल्क और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी सभी ये जो टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। सातवां सवाल है कि बजट में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पिछले वर्ष की आय का विवरण होता है, चालू वर्ष की आय का व्यय का संशोधित स्थिति होती है, स आगामी वर्ष का आय व्यय के अनुमान होते हैं और द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा स कि बजट में आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमान होते हैं। 8वां सवाल है कि राजकोषीय नीति में शामिल है, ए सार्वजनिक व्यय, ब कर, स घाटे की वित्त व्यवस्था और द इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा द इनमें से सभी। 9वां सवाल है कि सरकार की राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग कौन से हैं। ए कर, ब राजस्व व्यय, स सार्वजनिक ऋण और द उपयुक्त सभी। तो इसके आंसर होंगे द उपयुक्त सभी। 10वां सवाल है कि राजकोषीय घाटा बराबर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां, ब दे रखा है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, स दे रखा है पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां और दे रखा है कि राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो इसका आंसर होगा ए कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। 11 सवाल दे रहे हैं, कौन सा कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अ आयकर, ब निगम कर, स उपहार कर और द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। 12वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो अ उत्पाद शुल्क, ब सीमा शुल्क, स बिक्री कर और द इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा द इनमें से सभी। 13वां सवाल है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति तो सरकार की कर नीति होगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चारों में इसका आंसर होगा ए सरकारी करों में वृद्धि करेगी। 14वां सवाल है कि शिक्षा, प्रशिक्षण, जन स्वास्थ्य आदि पर व्यय कहलाता है। तो इसका आंसर होगा स विकासात्मक व्यय। 15 सवाल है कि निम्न में से राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सार्वजनिक ऋण, ब करारोपण,
सार्वजनिक व्यय और इनमें से सभी। तो इसमें सभी शामिल होंगे, तो इसका आंसर होगा द इनमें से सभी। अगला सवाल है 16 की निम्न में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए कर राजस्व, ब सार्वजनिक निवेश से प्राप्त आय, स फीस व जुर्माने से प्राप्त राशि और द उधार ली गई राशि। तो इसका आंसर होगा द उधार ली गई राशि। 7वां सवाल है कि राजस्व घाटा ज्ञात करने का सूत्र है। ए राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ब राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय प्लस राजस्व प्राप्तियां, स राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां और द राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय भाग राजस्व प्राप्तियां। तो इसका आंसर होगा ए राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अगला सवाल है 18वां कि सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य है। ए आय या संपत्ति का पुनः वितरण, ब संसाधनों का कुशलतन आवंटन, स आर्थिक स्थिरता और द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। 19वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ब्याज का भुगतान, ब मकान का व्यय, स मशीनरी व्यय और द इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा स मशीनरी व्यय। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मेन उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम जानते हैं इस पाठ के जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी खालिस्तान लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा जुलाई 2017। दूसरा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी श्रेणियां खालिस्तान है। तो इसका आंसर होगा 6 श्रेणियां है। तीसरा है कि भारत में खालिस्तान तक की अवधि वित्तीय वर्ष की अवधि है। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला सवाल है कि संसद में खालिस्तान बजट प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्री, यानी संसद में वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करता है। 5वां सवाल है कि पूंजीगत प्राप्तियों के सबसे महत्वपूर्ण मद खालिस्तान है। तो इसका आंसर होगा पूंजीगत प्राप्तियों के सबसे महत्वपूर्ण मद है सार्वजनिक ऋण। अगला सवाल है कि जब किसी बजट में प्राप्तियां तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं तो उसे खालिस्तान बजट कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा संतुलित बजट। 7वां सवाल है कि सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का वार्षिक वितरण खालिस्तान बजट कहा जाता है। तो इसे सरकारी बजट कहते हैं। सरकारी बजट सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का वार्षिक विवरण होता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में से आने वाले कुछ रिक्त स्थान वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं इस पाठ के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि सरकारी बजट से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का वार्षिक विवरण सरकारी बजट कहलाता है। दूसरा है कि घाटे का वित्त प्रबंधन समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि बजट घाटे का वित्त प्रबंधन करो उधार लेकर या नोट छापकर किया जाता है। अगला सवाल है कि राजकोष से घाटा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि कुल बजट व्यय का कुल प्राप्तियों पर आधिक्य राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो ये राजकोषीय घाटा है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, तो इस परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चौथा सवाल है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में एक अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा कि राजस्व व्यय से सरकारी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, जबकि पूंजीगत व्यय द्वारा सरकारी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। 5वां सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष क्या है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अगला सवाल है 6वां कि बजट घाटा क्या है। तो इसका आंसर होगा कि बजट घाटे से आशय सरकार के कुल व्यय का कुल प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात कह सकते हैं कि सरकार का राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का योग जब राजस्व पूंजीगत व्यय के योग से कम होता है तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। 7वां सवाल है कि विनिवेश किसे कहते हैं।
तो इसका आंसर होगा कि विनिवेश का आशय सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को बेचने से है। 8वां सवाल है कि संतुलित बजट को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि जब बजट में सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं तो उसे ही संतुलित बजट कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि आयकर और निगम कर। अगला सवाल है कि घाटे का बजट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब कुल व्यय कुल अनुमानित आय से अधिक होता है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यय अधिक हो जाता है आय की तुलना में। 11वां सवाल है कि सार्वजनिक ऋण के 2 उद्देश्य बताइए। तो इसका पहला उद्देश्य है सार्वजनिक निर्माण कार्य पूरे करना और दूसरा है प्राकृतिक साधनों का इष्टतम विदोहन करना। 12वां सवाल है कि संसद में कौन बजट प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर होगा कि संसद में वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। 13वां सवाल है कि पूंजीगत प्राप्तियों की सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है। तो इसका आंसर होगा कि पूंजीगत प्राप्तियों के सबसे महत्वपूर्ण मद है सार्वजनिक ऋण। 14वां सवाल है कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। तो जिस कर से भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी जिस कर के भुगतान में कर भार और कर दायित्व यानी कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे संपत्ति कर और आयकर। 15वां सवाल है कि बजट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होता है। 16वां सवाल है कि पूंजीगत प्राप्तियों से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा कि पूंजीगत प्राप्तियां वित्तीय दायित्वों में वृद्धि करती है और वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी करती है। ये पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां है जो वित्तीय दायित्वों का सर्जन करती है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी करती है। इसमें ऋणों की वसूली, सार्वजनिक उद्यमों से शेयरों की बिक्री आदि सम्मिलित है। 17वां सवाल है कि सार्वजनिक व्यय गुणक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी बराबर 1/1 माइनस सी। 18वां सवाल है कि एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 30,000 रुपये करोड़ है और उधार 45,000 करोड़ रुपए का है। तो राजकोषीय घाटा कितना है। तो राजकोषीय घाटा उधार के बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा होगा उधार बराबर 45,000 करोड़ रुपए। तो ध्यान देना कि जो राजकोषीय घाटा होता है वह उधार के बराबर होता है। तो यहाँ पर उधार 45,000 करोड़ रुपए दे रखी है तो इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटा होगा 45,000 करोड़ रुपए। 19वां सवाल है कि राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है। तो इसका आंसर होगा कि राजस्व घाटा बराबर है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में जाना है और उनके उत्तर भी हमने जाने हैं। अब हम बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि प्राथमिक घाटे का सूत्र लिखिए। तो इसका परिभाषा होती है कि वह शेष जो राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायकों को घटाने पर प्राप्त होता है वह प्राथमिक घाटा कहलाता है। यानी प्राथमिक घाटा बराबर होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस निव्वल ब्याज अदायगी या ब्याज दायित्व। अगला सवाल है कि सरकारी बजट के 2 प्रकार बताइए। तो सरकारी बजट के 2 प्रकार है, एक तो राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। तीसरा सवाल है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यक्ष कर कि प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भार अन्य व्यक्तियों पर स्थानांतरित नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। और अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भार किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है, वह अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं।
अगला सवाल है 4 नंबर कि प्रगतिशील करारोपण से आपका क्या तात्पर्य है, इसका एक उद्देश्य लिखिए। तो प्रगतिशील करारोपण वह कर है जिसमें कर की प्रतिशत दर आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, यानी इसमें जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की जो रेट है, प्रतिशत दर है, वह भी बढ़ती जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य है आय की असमानता को दूर करना। 5वां सवाल है कि सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है कि देश में आय तथा संपत्ति का उचित विवरण प्रस्तुत करना, और दूसरा है देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करना। अगला सवाल है कि राजस्व प्राप्तियां क्या है, इसके 2 प्रमुख स्रोत बताइए। तो राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व दोनों शामिल किए जाते हैं। इसमें कर, ब्याज, लाभांश, लाभ, विदेशी अनुदान आदि आते हैं। 7वां सवाल है कि राजकोषीय घाटा से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए। तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, अर्थात राजकोषीय घाटा सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। अतः राजकोषीय घाटा बजट व्यय को पूरा करने के लिए सरकार की उधार पर निर्भरता की मात्रा को दर्शाता है। यानी राजकोषीय घाटा सरकार के उधार संबंधी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। अगला सवाल है 8वां सवाल कि सरकारी व्यय में वृद्धि के कोई 2 कारण बताइए। तो पहला कारण है कि वर्तमान में सरकार के कार्यों में वृद्धि से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है, और दूसरा है जनसंख्या में तीव्र हुई वृद्धि के फलस्वरूप सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। 9वां सवाल है कि सरकारी बजट के कोई 2 कार्य बताइए। तो पहला है सरकारी बजट का आवंटन कार्य, और दूसरा है सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। 10वां सवाल है कि केंद्र सरकार के किन्हीं 2 करों का उल्लेख कीजिए। तो केंद्र सरकार के बताने हैं। तो पहला है व्यक्तिगत आय कर। तो व्यक्तिगत आय कर वे कर होते हैं जो व्यक्ति की आय यानी वेतन, संपत्ति, पैसे, व्यापार या अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, और उस पर सरकार एक निश्चित दर पर कर लगाती है। यानी व्यक्ति की आय जो वेतन, संपत्ति, पैसे, व्यापार या अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, उस पर सरकार एक निश्चित दर पर कर लगाती है, वह व्यक्तिगत आय कर कहलाता है। दूसरा है वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी। यह उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया एक एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। 11वां सवाल है कि करारोपण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है कि सार्वजनिक आय की प्राप्ति करना, और दूसरा है कर के माध्यम से सरकार किसी व्यक्ति का उपभोग, लाभ, आयात निर्यात आदि को नियमित तथा नियंत्रित करती है। 12वां सवाल है यदि किसी वर्ष केंद्रीय बजट में कुल व्यय 85,000 करोड़ रुपए तथा कुल प्राप्तियां 70,000 करोड़ रुपए है, तो बजट घाटे की गणना कीजिए। तो बजट घाटा बराबर होता है कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटा देंगे। तो हम यहाँ 85,000 करोड़ रुपए में 70,000 करोड़ रुपए घटाएंगे तो हमारे पास 15,000 करोड़ रुपए बचेंगे। तो इस प्रकार आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपए। 13वां सवाल है कि सरकारी बजट से क्या आशय है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सरकारी बजट सरकार का एक वार्षिक विवरण जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, वह सरकारी बजट कहलाता है। बजट 2 प्रकार के होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। 14वां सवाल है कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर कीजिए। तो राजस्व बजट में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व प्राप्तियां आती है। राजस्व व्यय में वे होते हैं जो परिसंपत्तियों में वृद्धि या दायित्वों में कमी नहीं करते, जबकि पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय आते हैं। सरकार की वे प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है जिससे दायित्वों में तो वृद्धि होती है और वित्तीय परिसंपत्तियां कम होती है। तो इस प्रकार हमने सरकारी राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर जाना है। अब हम जानते हैं कि राजस्व व्यय
और पूंजीगत व्यय से क्या तात्पर्य है? तो वे सरकारी व्यय जो सरकारी विभागों के सामान्य संचालन, सरकारी निःशुल्क सेवाओं, ऋणों के ब्याज भुगतान आदि पर किए जाते हैं, उन्हें राजस्व व्यय कहते हैं। तथा वे व्यय जिन्हें भूमि, मशीनरी, कंपनियों के शेयर आदि खरीदने या सड़क, पुल आदि के निर्माण पर किया जाता है, उन्हें पूंजीगत व्यय कहते हैं। 16वां सवाल है कि सरकारी घाटे को कम करने के कोई 2 उपायों का वर्णन कीजिए, या आपके विचार से सरकारी घाटे में कमी कैसे की जा सकती है, ये बतानी है। तो इसका आंसर होगा कि सरकार की कुशलतापूर्वक तथा मितव्ययता पूर्वक सरकारी व्यय करने चाहिए तथा सरकारी व्ययों को कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और दूसरा है, सरकार को उचित नीति द्वारा करों के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी सरकार के घाटे में कमी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने 2 कारण जाने कि किस प्रकार सरकारी घाटे में कमी हो सकती है। अगला सवाल है कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व के 2 उदाहरण लिखिए। तो कर राजस्व में आएगा आयकर और निगम कर, और गैर कर राजस्व में आएगा शुल्क एवं जुर्माना, और दूसरा है प्राप्त ब्याज। तो इस प्रकार हमने जो पाठ नंबर 5 है उसके लघुतरात्मक जो 2 नंबर के प्रश्न है उनके बारे में हमने जाना। अब हम इस पाठ के कुछ दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में जानते हैं जो कि इस साल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योजनागत और गैर योजनागत राजस्व व्यय से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो योजनागत व्यय के बारे में जानते हैं। तो राजस्व व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं पर किए गए व्यय से होता है, जबकि गैर योजनागत राजस्व व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय किए जाते हैं। दूसरा सवाल है कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय को स्पष्ट कीजिए। तो पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में जानते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां है जो वित्तीय दायित्वों का सर्जन करती है और वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी करती है, जबकि पूंजीगत व्यय सरकार के वे होते हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन करते हैं तथा वित्तीय दायित्वों में कमी करते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे सड़क निर्माण के लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय होता है। तीसरा है सवाल कि बजट घाटे के प्रभाव को कम करने के लिए 3 उपाय बताइए। तो बजट घाटे को कम करने के कुछ उपाय है, जिसमें पहला उपाय है कि सरकार को सरकारी व्ययों को घटाने के प्रयास करने चाहिए। दूसरा है सरकार को व्ययों के द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। तीसरा है सरकार को गैर कर राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए। और चौथा है सरकार को घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करना चाहिए। तो इस प्रकार इन उपायों को अपनाकर सरकार बजट घाटे को कम कर सकती है। चौथा सवाल है कि माना कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और आनुपातिक आय कर 20% है, तो संतुलित आय में निम्नलिखित प्रवर्तनों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला दे रखा है कि सरकारी कर में 20 की वृद्धि होने पर और अंतरण में 20 की कमी होने पर। तो ये आपके सामने आंसर दे रखा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सी दे रखी है 0.75 और सरकारी व्यय में परिवर्तन दे रखा है 20। तो संतुलित आय में परिवर्तन होगा डेल्टा वाई बराबर होता है 1/1 - c इंटू डेल्टा जी। तो हम ये मान रखेंगे और मान रखने पर हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 80, यानी 20 रुपये की वृद्धि होने पर संतुलित आय में 80 की वृद्धि होती है, यानी 4 गुना वृद्धि होगी। दूसरा दे रखा है कि C बराबर दे रखा है 0.75 और अंतरण दे रखा है डेल्टा TR -20। तो संतुलित आय में परिवर्तन होता है डेल्टा वाई बराबर होता है C/1 - c इंटू डेल्टा TR, और ये हम मान रखेंगे तो
आंसर आएगा माइनस में 60। तो कह सकते हैं कि अंतरण में 20 की कमी होने पर संतुलित आय में 60 की कमी हो जाएगी, यानी 3 गुना कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाना है। अगला सवाल है कि निरपेक्ष मूल्य में कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से छोटा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि करने से कुल व्यय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जबकि गुणक प्रक्रिया में करों का प्रवेश प्रयोज्य आय पर उनके प्रभाव के माध्यम से होता है, जिसका कि परिवार के उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण से कर गुणक सरकारी गुणक व्यय से छोटा होता है। ये उदाहरण दे रखा है, इसको आप देखकर अच्छे से समझ सकते हो। अगला सवाल है, ये सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, इसकी व्याख्या कीजिए। तो सार्वजनिक, इसका आंसर होगा कि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका लाभ प्राय सभी लोगों को मिलता है। सार्वजनिक वस्तुएं लोगों को प्राय निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार इन वस्तुओं की लागत को वहन कर सकती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज कल्याण करना होता है। अगला सवाल है 7वां सवाल कि सरकारी बजट को परिभाषित कीजिए और इसके कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो सरकारी बजट सरकार का एक वार्षिक विवरण, वित्तीय विवरण जिसमें सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण होता है, सरकारी बजट कहलाता है। इसके कुछ उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि देश में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करना। दूसरा है देश में आय का उचित विवरण करना, देश में आय का उचित वितरण करना। तीसरा है अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को गति को बढ़ाना। और चौथा है अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना। अगला सवाल है कि पूंजीगत प्राप्तियों से क्या अभिप्राय है, पूंजीगत प्राप्तियों के किन्हीं 2 मदों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां हैं जिससे वित्तीय दायित्वों में तो वृद्धि होती है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी होती है। तो पहली इसकी जो पूंजीगत प्राप्तियों की मद है वह ऋण प्राप्त करना, यह पूंजीगत प्राप्ति की सबसे महत्वपूर्ण मद है, यह सरकार के दायित्व में वृद्धि करती है। और दूसरी है सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री। तो सार्वजनिक उद्यमों की शेयरों की बिक्री को विनिवेश भी कहा जाता है, यह सरकार की संपत्तियों में कमी लाती है। अगला सवाल है कि सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है, सरकारी बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है, बताइए। तो सरकारी बजट सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा अनुमानित व्यय का विवरण होता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं है, तो पहली विशेषता है कि सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है। दूसरी है सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण है। तीसरा है सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। और चौथा है सरकार प्राय घाटे का बजट बनाती है। 10वां सवाल है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दिए गए ब्याज के भुगतान का अनुमान 80,000 रुपये है तथा बजट प्राप्तियों पर बजट व्यय के आधिक्य शुद्ध ऋण का अनुमान 1,25,000 रुपये है। तो प्राथमिक घाटे का गणना कीजिए। तो यहाँ राजकोषीय घाटा दे रखा है 1,25,000 रुपये और ब्याज का भुगतान दे रखा है 80,000 रुपये। तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान या अदायगी। तो 1,25,000 में से 80,000 रुपये घटाएंगे तो 45,000 रुपये बचेंगे। तो प्राथमिक घाटा हो गया 45,000 रुपये। अगला सवाल है 11वां कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम अंतर जानते हैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में। तो पहला अंतर है कि राजस्व व्यय से सरकारी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, जबकि पूंजीगत व्यय से सरकारी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।
दूसरा है कि सरकारी राजस्व व्यय से सरकार के दायित्व में कमी नहीं आती, जबकि पूंजीगत व्यय से सरकार के दायित्व में कमी आ जाती है। तीसरा है राजस्व व्यय चालू व्यय होते हैं, जैसे शिक्षा, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य आदि के संचालन पर व्यय, जबकि पूंजीगत व्यय दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण पर किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, प्रशासन, प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य। यानी राजस्व व्यय तो चालू व्यय होते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय दीर्घकालीन व्यय होते हैं। अगला है कि राजस्व व्यय गैर विकासात्मक श्रेणी में आते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय विकासात्मक श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में जाना है। अगला सवाल है इसका कि कुछ आंकड़े दे रखे हैं और इन आंकड़ों से बजट घाटा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ दे राजस्व प्राप्ति 80,000 करोड़, राजस्व व्यय 60,000 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियाँ 50,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय 90,000 करोड़। तो बजट घाटा बराबर होता है कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, और तो कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं, जबकि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ होते हैं। तो इस प्रकार हम राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ देंगे एक तरफ, और एक तरफ हम पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ा 60,000 प्लस 90,000 को, तो 1,50,000 करोड़ रुपए आया। और दूसरी तरफ हमने राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ा तो 80,000 प्लस 50,000 तो 1,23,000 करोड़ रुपए आया। तो 1,50,000 करोड़ में से 1,30,000 करोड़ रुपए घटाएंगे तो आंसर आएगा 20,000 करोड़ रुपए। तो बजट घाटा होगा 20,000 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार आज हमने समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 5, जो कि बोर्ड की परीक्षा से महत्वपूर्ण है, जिसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमने इस पाठ के अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में तथा रिक्त स्थान के प्रश्नों के बारे में जाना है, जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।